तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है, और ये क्या यूनिट चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो देखो बच्चों, जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें देखा गया कि जो कैथोड रेज है ना, वो एटम के आयोनाइजेशन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स से बनी होती है। तो उसी समय आया कि एक एटम न्यूट्रल होता है, तो जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बाकी जो पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज वाला, मतलब कैटाइन बन जाएगा। तो इसी को जो है एक बेस मानते हुए गोल्डस्टीन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में ही जो कैथोड था उसको परफोरेटेड कर दिया, और फिर उसी एक्सपेरिमेंट को उसने क्या किया, दोबारा रिपीट किया। तो उसने देखा कि कुछ इनविजिबल रेज जो होती हैं वो एनोड से कैथोड की ओर भी चलती हैं, जिनको कंफर्म करने के लिए उसने जो कैथोड था वहां पर जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगाया, और उसमें देखा उसने कि कुछ स्पॉट बन रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई ना कोई पार्टिकल एनोड से कैथोड की तरफ आता है, और इसी के बेस पर इसने कैथोड ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर के और प्रोटॉन को क्या कर दिया था बच्चों, डिस्कवर किया था। समझ गए ना? तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि द डिस्कवरी, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन, कौन था साइंटिस्ट, गोल्डस्टीन, was done on the basis of the cathode ray experiment conducted by using a perforated कैथोड। समझ गए बच्चों कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, इसको गोल्डस्टीन ने किस बेस पे किया था, उसने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड था उसको क्या कर दिया, उसने परफोरेटेड मतलब पोरस टाइप का बना दिया, और फिर उसने देखा कि जो कुछ रेज हैं जो गैस के आयोनाइजेशन के बाद पार्टिकल्स बनते हैं, वो कैथोड से एनोड से किस ओर आ रहे थे, एनोड की तरफ, और इन्हीं को इसने क्या नेम दिया, एनोड रेज और कैनोन रेज। उसने देखा कि सम रेज वर फॉर्म्ड बाय आयोनाइजेशन, समझ गए ना, आयोनाइजेशन of gas and moved towards cathode, ठीक है, move toward cathode। इन्हीं को क्या कहा उसने, known as anode rays और कैनोल रेज। कैनोल रेज इसलिए बोला कि उसने देखा कि जो परफोरेटेड कैथोड था ना, उसके कैनोल से होकर रेज, ठीक है, बाहर आ रही हैं, और इन जो दीज रेज जो हैं वाज कंफर्म्ड बाय phosphorescence in ZNS screen, ठीक है, which placed behind cathode। समझ गए बच्चों कि इसने भी बिल्कुल वैसा ही पूरा एक्सपेरिमेंट किया जैसा किसने किया था, जॉर्ज थॉमसन ने। इसने भी एक
डिस्चार्ज ट्यूब वही है पूरा कैथोड ट्यूब, ठीक है। इस तरह से कैथोड ट्यूब ली और इस कैथोड ट्यूब में उसने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है, जो कैथोड लगाया था उसने उसको क्या कर दिया बच्चों, परफोरेटेड कर दिया। और यहाँ तो वो एनोड था ही पूरा, और इस तरह से इसने यहाँ पर भी वही वोल्टेज लगा के जो है लगभग 10,000 का वोल्ट लगाया। और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, एक स्क्रीन लगा के, जो कि ZNS, ठीक है, कोटिंग थी ये। तो यहाँ से कुछ रेज जो हैं यहाँ आई, मतलब हम ये कहें कि ये रेज इस तरह से, हालांकि ये इनविजिबल होती हैं, इनका कन्फर्मेशन केवल किस बेस पे किया गया कि ये इस तरह से फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस करती है। तो ये जो रेज थी इन्हीं को बोला गया कैनोल रेज, या इन्हीं को बोलते हैं क्या बच्चों, एनोड रेज। ओके, तो ये था परफोरेटेड कैथोड, जिस पर उसने इस तरह से, और यहाँ पर ये जो है कि वाइट स्पॉट आई और इस तरह से चमक आई, और इसी बेस पर इसने कह दिया कि इस तरह से कैनोल रेज बनती। मीन्स हम ये कहें कि ये एटम था, आयोनाइजेशन हुआ यहाँ पर, ठीक है। आयोनाइजेशन कैसे होता है ये तो आप जानते हैं कि ये एटम था, इसके में इलेक्ट्रॉन पड़ा और ये कैटाइन में कन्वर्ट हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो हैं ये बना लेती हैं क्या बच्चों, एनोड रेज, और ये क्या बनाती हैं, कैथोड रेज, ठीक है। तो इस तरह से जब गैस का आयोनाइजेशन हुआ, ठीक है, ट्यूब के अंदर जो कैथोड रे ट्यूब थी, तो इसी से बना एनोड रेज और इसी से बनी क्या, कैथोड रेज। इस तरह से इसने एनोड रेज के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को बताया था, ठीक है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं इनका जो फॉर्मेशन है, कि जो प्रोडक्शन हुआ एनोड रेज का, ठीक है, कि हम ये कहें कि प्रोडक्शन एंड नेचर ऑफ एनोड रेज। तो देखो बच्चों, जो एनोड रेज हैं, गोल्डस्टीन ने बताया कि जो एनोड रेज होती हैं वो जो डिस्चार्ज ट्यूब, या हम कहें कि कैथोड ट्यूब के अंदर जो गैस भरी हुई है उसके आयोनाइजेशन से बनने वाले कैटाइन से बनती। इसका मतलब है कि अगर हम एनोड में गैस अलग अलग यूज करें तो जो एनोड रेज होंगे उनके कैटाइंस भी अलग अलग होंगे, तो उनका नेचर भी बदलेगा। जबकि कैथोड रेज में देखा था कि कैथोड रेज आर कंपोज्ड बाय ओनली इलेक्ट्रॉन्स, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, नेचर ऑफ मैटर ऑफ गैस या नेचर ऑफ मैटर ऑफ कैथोड। बट एनोड रेज आर फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ एटम, और एटम के कैटाइन से बनती हैं, और कैटाइन का जो नेचर होगा, उसका मास जो होगा, चार्ज जो होगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो हम ये कह सकते हैं कि एनोड रेज का नेचर बदलता है, ये यूनिवर्सल नहीं होगा। तो हम पहले तो ये बता दें कि जो एनोड रेज है, ठीक है बच्चों, एनोड रेज, ठीक है, वर फाउंड एज अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, which are formed by ionization of gas present inside of, ठीक है, कैथोड ट्यूब। समझ गए बच्चों कि जो गैस उसके अंदर भरी हुई है कैथोड ट्यूब के, उसके आयोनाइजेशन से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बने, उनकी एक स्ट्रीम होती है बच्चों क्या, एनोड रेज, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन गैस यूज्ड
इन कैथोड रेज, कैथोड ट्यूब बल्कि, ठीक है। जब इसमें क्या भर दिया गया, कैथोड ट्यूब में क्या भरा गया बच्चों, हाइड्रोजन गैस, देन ठीक है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जो थे बच्चों, समझ गए ना, पार्टिकल्स वर फाउंड, ठीक है, वर फाउंड टू बी प्रोटॉन, ठीक है, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ गए ना कि जब इस कैथोड ट्यूब में क्या यूज किया गया, हाइड्रोजन गैस, तो इससे जो कैटाइन बने वही क्या थे बच्चों, प्रोटॉन, मींस ये है हाइड्रोजन और प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें जब आयोनाइजेशन हुआ तो ये बना H प्लस और प्लस क्या बना बच्चों, इलेक्ट्रॉन, तो यही क्या कहलाता है, प्रोटॉन। मतलब ये था एक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनोड रेज अगर हाइड्रोजन यूज किया जाए, ठीक है। मतलब इससे क्या बनेंगी बच्चों, एनोड रेज, ये प्रोटॉन्स, ठीक है, कि इस तरह से प्रोटॉन के एक इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से जो है ये बन गई ये। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचर जो है बच्चों, ठीक है, कि अब अगर आप देखें कि जो नेचर है बच्चों, ठीक है, कि नेचर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी यहां पर हम ये कहें कि नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन, ठीक है, नेचर ऑफ गैस, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड ऑफ कैथोड ट्यूब, बिकॉज एनोड रेज और, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कैटाइन या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, stream of positively charged particles, ठीक है, which are produced, why produced as a result of knocking out of the electron, समझ गए बच्चों, from the gaseous atom, ये है इसका, ये है, तो इतना सा ध्यान रखना है, गैसियस एटम। ये क्वेश्चन बनता है बच्चों कि नेचर एनोड रेज का और कैथोड रेज का जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखें कैथोड रेज का तो डिपेंड नहीं करता क्योंकि वो पूरा का पूरा किससे बना है, इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज। लेकिन जो एनोड रेज बनती हैं बच्चों वो डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड ट्यूब के अंदर भरी हुई गैस के आयोनाइजेशन से जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनते हैं उनकी एक स्ट्रीम है। तो गैस बदल देंगे तो ऑटोमेटिक है कि क्या बदल जाएगा बच्चों, गैस का नेचर बदल जाएगा, मतलब उसका जो कैटाइंस बनेंगे उनका नेचर बदल जाएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से, तो ये तो था हमारा कैनोड रेज एक्सपेरिमेंट। अगर हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, समझ गए ना कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे एनोड रेज के, और इसी के बेस पर हम इसके मास के बारे में देखेंगे। तो एनोड रेज, पहला पॉइंट ये है कि आप देखते हैं कि जो एनोड रेज होंगी, ठीक है, एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, समझ गए बच्चों कि एक तो ये
स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, जैसे कि कैथोड रेज थी बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा है कि एनोड रेज जो होती हैं बच्चों, एनोड रेज, ठीक है, पजेसेस पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, समझ गए ना, विच, ठीक है, बिकॉज या हम इस तरह से कह सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज दीज रेज reflected towards negatively charged plate, समझ गए ना, in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो एनोड रेज है, मतलब अगर हम ये कहें कि ये है एनोड ट्यूब और यहाँ पर एक प्लेट लगा दी जाए, एक प्लेट यहाँ लगा दी जाए, सपोज ये निगेटिव है और ये क्या है बच्चों, पॉजिटिव, तो ये रेज ऐसे शिफ्ट हो जाती है। तो ये जो है इसका मतलब है कि इनमें क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से एनोड रेज का डिफ्लेक्शन, तो ये जो है, ठीक है बच्चों, डिफ्लेक्शन है, और ये डिफ्लेक्शन ही शो करता है कि इनमें जो है डिफ्लेक्शन ऑफ एनोड रेज की इनमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, जबकि उसमें देखा था कैथोड रेज में कि वो पॉजिटिव चार्ज की प्लेट की तरफ डिफ्लेक्टेड हो रही थी। तीसरा पॉइंट में आते हैं, ठीक है, कि जो नेचर है, अभी आपने देख भी लिया कि नेचर ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। अगर हम ये देखें कि इफ हाइड्रोजन यूज्ड इन ट्यूब देन पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज, समझ गए बच्चों, पार्टिकल्स होते हैं, और ठीक है, प्रोटॉन्स एंड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज और फाउंड। ठीक है, देखो, एक तो इनका चार्ज की बात करें कि यहाँ पर अगर हम ये कहें कि हमने हाइड्रोजन यूज की थी, ठीक है, तो जब इससे नॉकिंग आउट हुई इलेक्ट्रॉन की तो ये बना, तो ये प्रोटॉन था बच्चों। तो इसका जो चार्ज था, मतलब चार्ज जो था, हम ये कह सकते हैं कि चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन कितना दिया गया, तो ये है, ठीक है, कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन मतलब H प्लस का जो था वो था प्लस 1.602 10 to the power minus 19 कूलम पर प्रोटॉन, या प्लस 96500 कूलम, ठीक है, पर मोल। इस तरह से इसका जो मास दिया गया, मास ऑफ प्रोटॉन, समझ गए बच्चों, तो प्रोटॉन का जो मास था वो था 1.673 इंटू 10 to the power minus 23 ग्राम, या 1.00, ठीक है, 7 ग्राम पर मोल। इस तरह से इसका मास ग्राम पर मोल में कितना हुआ, या 1.007 यू पर प्रोटॉन। इस तरह से स्पेसिफिक चार्ज की बात करें, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज मीन्स ये क्या होगा बच्चों, E अपॉन m, तो ये E हो गया प्लस 1.602 टाइम्स टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन में 1.673 इंटू टाइम्स टू द पावर माइनस, ठीक है, ये 23 नहीं था, ये है बच्चों 24, ठीक है, तो यहाँ था 24 ग्राम, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1.673 इंटू टाइम्स टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम पर प्रोटॉन। तो मैं यहाँ भी 24 ले लूँ, तो देखो ये जो स्पेसिफिक चार्ज आएगा प्रोटॉन का, ये कितना होगा। अगर आप प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज आपसे पूछ ले, स्पेसिफिक चार्ज समझते हो बच्चों क्या कहलाता है,
स्पेसिफिक चार्ज मीन्स होता है चार्ज ऑफ पर ग्राम ऑफ, ठीक है, पार्टिकल। तो ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये हो गया तो 9.5 इंटू 10⁴ कूलोम पर ग्राम, या 9.5 इंटू 10⁻, अगर हम इसको देखें तो 7, ठीक है, कूलोम पर किलोग्राम। तो इस तरह से इसका ये स्पेसिफिक चार्ज था जो कि इलेक्ट्रॉन के जैसे ही निकाला गया। अब अगर हम ये देखें कि रेशियो बता दें कि रेशियो, ठीक है, ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन, कि दोनों के मास में कितना रेशियो आएगा बच्चों। तो देखो यहाँ पर अगर हम लें कि मास ऑफ प्रोटॉन, समझ गए बच्चों, और यहाँ पर हम रखें क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो प्रोटॉन का 1.673 10⁻⁻24 ग्राम है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, ठीक है। तो देखो कि ये कितना रेशियो आएगा बच्चों, कि इसमें दोनों के मास का रेशियो कितना होगा, तो 1.673 डिवाइडेड बाय 9.1, ठीक है। तो ये आ रहा है और ये पावर हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा, तो ये आ रहा है बच्चों 0.1838, और पावर देखो कितनी बची यहाँ से 10⁴ मीन्स 1838। समझ गए ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मास जो है प्रोटॉन का, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, मास प्रोटॉन अपॉन मास इलेक्ट्रॉन। तो मास प्रोटॉन और मास इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो है 1838। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोटॉन का जो मास है 1838 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही रीज़न है कि एटम में 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने या जुड़ जाने से मास में कोई मेजरेबल चेंज नहीं आएगा। बात समझ के बच्चों, इस तरह से। तो यही इनके स्पेसिफिक चार्ज का भी रेशियो आएगा अगर आप इसका निकाल के देखोगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों के मास का ये रेशियो है। इसके ये हो गया, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझ ही रहे हैं इसके प्रोटॉन के। और देखो क्या था ये, ठीक है। तो और नेक्स्ट होता है कि जो है चार्ज ऑन एनोड रेज डिपेंड अपॉन, समझ गए ना, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट वाई, ठीक है, गैसियस एटम और, ठीक है, मॉलिक्यूल। अगर हम कोई मॉलिक्यूलर गैस भर दी जाए तो मॉलिक्यूल से बन सकता है। मीन्स अगर हम ये कहें कि ये है एटम, ठीक है, और गैसियस फॉर्म में है, इसका आयोनाइजेशन हुआ, आयोनाइज हुआ, तो ये बन गया 1+। मान लो और इलेक्ट्रॉन निकल गया एक और, फिर आयोनाइज हुआ ये इस तरह से, तो ये 2+ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, और इस तरह से ये भी एक एनोड रेज बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक क्या होंगे बच्चों, एनोड रेज होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये नेचर बदल सकता है बिल्कुल। तो इस तरह से एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले उसी हिसाब से एनोड रेज का नेचर आता है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास का रेशियो है, और स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज का, तो यही आता है बच्चों। क्योंकि आप करके देख लो, दोनों के इलेक्ट्रॉन ये हट जाएंगे, m/e। मतलब अगर हम ये कहें कि यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है, आपसे पूछ ले कि दोनों के स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो क्या है, कि E/m प्रोटॉन और E/m और किसका लें बच्चों, इलेक्ट्रॉन का। तो E हट जाएगा तो सीधा सा आ जाएगा बच्चों कि इनके मास का रेशियो जो दिख रहा है आपको,
कि यहाँ पर हो जाएगा कि ये हो जाएगा m इलेक्ट्रॉन अपॉन m प्रोटॉन। समझ गए ना? तो अभी आपने देखा था 1/1838। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो देखें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, कि यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज यहाँ पर आपसे यही में डायरेक्ट, क्योंकि ई तो हट गया तो मास का रेशियो सीधा बचा ना, तो हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास प्रोटॉन और ई अपॉन एम इलेक्ट्रॉन है, तो ये है 1 अपॉन किसका बच्चों 1838, या फिर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1838, ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन। या मैं यहाँ पर अलग से लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ तक तो आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे, ये रेशियो आता है। समझ गए ना? मतलब यहाँ शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू 1838। तो इस तरह से दोनों के स्पेसिफिक चार्ज का ये रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ तक बात अच्छी तरह से क्लियर है। तो ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में और उसके नेचर के बारे में। अब देखो बच्चों एक और बता दूं लास्ट, और वो है, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। समझ गए ना कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कब हुआ और इसका रीज़न क्या था लेट डिस्कवरी का। तो आप जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, किसने किया था बच्चों, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय चार्डविक। कौन था साइंटिस्ट? चार्डविक, ठीक है, 1932, ठीक है, इन आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, कि ये एक क्या कर रहा था, एक आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन किया था, जिसमें इसने एक एक्सपेरिमेंट दिया कि ये है बेरिलियम एटम जिसका एटॉमिक नंबर 9 और B4, और यहाँ पर इसने अल्फा पार्टिकल या हीलियम एटम जो थे, मतलब ये क्या था, अल्फा पार्टिकल, इसको लिया और इस तरह से एक बम्बार्डमेंट करा दिया इसने। समझ गए ना कि जब इसके ऊपर बम्बार्डमेंट कराया गया तो इसने देखा कि ये जो ठीक है कि यहाँ पर ये बदल गया 6 कार्बन 12 और एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला। समझ गए बच्चों, ये क्या था, एक न्यूट्रल पार्टिकल। तो इसी का नाम दे दिया इसने क्या, न्यूट्रॉन। मतलब आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन वो प्रोसेस होती है बच्चों जिसमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके लिए अल्फा बीटा गामा इस तरह की रेज यूज होती हैं। तो ये रेज जब किसी एटम से टकराती हैं उसके न्यूक्लियस में पहुंच के उसमें चेंज खिला देती हैं, और इस तरह से एक कार्बन 12 बना बेरिलियम से, और इसमें एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला जिसका नाम उसने दे दिया था क्या, न्यूट्रॉन। अगर हम इसके मास की बात करें तो इसका जो मास होता है बच्चों, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि बहुत ही माइनर ज़्यादा है किससे, प्रोटॉन से। एक तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम चार्ज की बात करें कि चार्ज एंड स्पेसिफिक चार्ज, समझ गए बच्चों, दोनों जो हैं इसके स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है तो ये क्या होते हैं, 0। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल था। क्या था ये, एक न्यूट्रल पार्टिकल। तीसरा है कि जो न्यूट्रॉन है बच्चों, न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट, ठीक है, पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस। एक तो ये सबसे हैवीएस्ट एंड अनस्टेबल, ठीक है, पार्टिकल, मतलब ये न्यूक्लियस का सबसे हैवीएस्ट और अनस्टेबल होता है। इस तरह से डिकम्पोज्ड होता है बच्चों। 1H1 मीन्स हम ये कहें कि ये तो किस में चेंज हो जाता है, प्रोटॉन प्लस बीटा पार्टिकल, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। बीटा मतलब कि अगर हम ये देखें कि न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेट होता है और एक पार्टिकल इस तरह का, तो ये था प्रोटॉन, ये था बीटा
पार्टिकल। ध्यान रखें ये एक इलेक्ट्रॉन ही होता है और इनको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो या फिर न्यूट्रिनो थे, पार्टिकल थे। तो इस तरह से ये डिसइंटीग्रेट होता है। मतलब ये जो प्रोसेस है ये है हमारे पास क्या, न्यूट्रॉन। तो ये है, ठीक है बच्चों, ये था डिसइंटीग्रेशन ऑफ या डीके ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस में ये किस तरह से चेंज हो जाता है, तो हम इसको बोलेंगे डिस इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरह से ये न्यूट्रॉन अंदर जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है। नेक्स्ट होता है कि एक पॉइंट है कि लेट जो इसकी डिस्कवरी हुई, लेट डिस्कवरी, समझ गए ना, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो था बच्चों ड्यू टू इट्स न्यूट्रल नेचर। ये एक न्यूट्रल नेचर का था, इसीलिए इसकी डिस्कवरी में सबसे ज़्यादा लेट हुआ। और ध्यान रखें कि न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रिवेंट रिपल्सन बिटवीन, समझ गए बच्चों, प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। कि ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन के बीच का एक रिपल्सन होता है उसे कम करता है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर न्यूक्लियॉन्स पूछे जाएं बच्चों, न्यूक्लियॉन्स ऑफ एटम, तो ध्यान रखें ये होते हैं किसके इक्वल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस ये होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन न्यूक्लियस। दोनों का सम कर दो बच्चों तो ये हो जाएंगे, जैसे मान लो हम ये कहें कि ये है ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसमें अगर प्रोटॉन्स कितने हैं 8 और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 8, तो हम कहेंगे कि इसके न्यूक्लियॉन्स कितने हुए बच्चों, तो आप लिखेंगे 8 + 8 मीन्स कितना हो गया 16। तो सीधी सी बात है कि जो किसी का एटॉमिक मास है वही क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब ये हो गया मास ऑफ एटम, वही उसका न्यूक्लियॉन्स का नंबर होता है बच्चों, इस तरह से। तो कुल मिला के इसका मास अच्छे से याद रखना है, ये है इसका मास, या हम इसी को मास जो है ना बच्चों, इसको 1.008 ग्राम पर मोल में भी ले सकते हैं या 1.008 यूनिफाइड यूनिट में, ठीक है, तो इतना भी लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के ये था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। और भी अदर रेज होती हैं, एक्स रेज, रेडियो एक्टिव रेज, तो एक और बता दूं, एक होती हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव रेज। अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे तो एक तो होती है क्या बच्चों, अल्फा रेज, ये है, ठीक है। तो अल्फा रेज जो होती हैं इनमें जो चार्ज होता है कंसिस्ट 2+ पॉजिटिव चार्ज, समझ गए ना, एंड 4 यूनिट एटॉमिक मास। और हम इसे लिखते हैं, समझ गए ना, ये जो लिखी होती हैं आप देखोगे 2He4, ये एक्चुअल में हीलियम 2+ आयन भी होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, मतलब इनमें प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2 और इलेक्ट्रॉन 0 होता है, ये ध्यान रखना है अल्फा पार्टिकल। दूसरे होते हैं जैसे बीटा, समझ गए ना, तो बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बीटा ये। तो दीज रेज जो होती हैं, अगर हम इन रेज की बात करें कि दीज रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली, समझ गए बच्चों, चार्ज्ड पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन, ये है। और इनमें भी एक नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज
ये है। तो ये एक प्रकार के पार्टिकल्स हैं बीटा रेज। और तीसरा जो होता है वो है गामा रेज। समझ गए बच्चों, गामा रेज। तो ये जो रेज होती हैं, दीज रेज में अगर आप देखेंगे कि दीज रेज डू नॉट consist ऑफ पार्टिकल्स, इनमें किसी प्रकार के पार्टिकल्स नहीं होते। दीज आर, ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होती हैं ये, रेडिएशंस। और अगर आप इनका पेनिट्रेशन पूछें कि पेनिट्रेशन पावर, तो ध्यान रखें जो है गामा रेज, जो मतलब पेनिट्रेशन तो जानते हैं ना, किसी को क्रॉस करने का, उसको पार कर जाने की नेचर। तो ये होती हैं सबसे पावरफुल होती गामा रेज, फिर हो जाती हैं बीटा रेज, और फिर क्या होती हैं बच्चों, अल्फा रेज। तो एक तो इनकी पेनिट्रेशन से क्वेश्चन होता है। एक और पॉइंट बता दूं, ठीक है, E/m फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। समझ गए बच्चों। तो अगर हम इन पार्टिकल्स के लिए देखें तो E/m इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होता है, फिर E/m प्रोटॉन होता है बच्चों, E/m फिर आता है अल्फा, और इसका तो E/m 0 होता है न्यूट्रॉन का। ऐसे कैसे, अगर आप इसमें देखें कि जो इसका EM है, समझ गए ना, अभी आपने देखा था ये कितना था, अगर आप इसको निकाल के देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज आया था बच्चों वो कितना था, देखा था आपने कि 1.78 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, 8 कूलम पर ग्राम। ठीक है, ये किसका, अगर आप प्रोटॉन का देखेंगे तो ये आया था 9.45 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम। अगर आप अल्फा में जाओगे तो 9.5 इंटू 10⁻⁴/2 आएगा बच्चों कूलम पर ग्राम, और इसका लिखा था आपने 0। तो एक तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है कि E/m इन 4 पार्टिकल्स का बताएं ऑर्डर। तो ऑर्डर याद रखना है, न्यूमेरिकली आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन चारों पार्टिकल्स के बारे में अच्छा नॉलेज हो गया बच्चों। ठीक है, बाकी हम अब इसके बाद एटॉमिक का थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।